आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आफ्टर ड्राइंग द एफबीडी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो सवाल मैंने दिया था वो सवाल जरूर से कर लिया होगा। अब देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड अ लिफ्ट। खास करके मेरे जैसे लोग के लिए ये टॉपिक इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको अपना वजन कम करना हो तो कुछ ऐसा स्कीम लगाया जाए लिफ्ट में जिसमें कि आपका वजन क्या हो जाए, कुछ कम दिखे, हो नहीं हो, कम कम दिखे तो कम। तो हम लोग जब लिफ्ट के अंदर होते हैं तो आदमी का वजन बढ़ता घटता रहता है। बोलिएगा सर ऐसे कैसे बढ़ घट जाएगा? नहीं, बढ़ता घटता है। और मैं हमेशा अपने आप का वजन कहां देखना चाहूंगा? जहां पर लिफ्ट के अंदर जाऊं और मेरा वजन कम दिखाए। खास करके महिलाएं वेट को लेकर बड़ा कॉन्शियस होती हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि आप किसी महिला से उसका उम्र और उसका वजन, ये दो चीज पूछिए, देखिए आपको कैसा कैसा आंसर मिलेगा। जैसे एक वाकया याद आ रहा है, एक डॉक्टर एक महिला से पूछा कि आपका उम्र कितना है, तो बोले कि 26। तो बोला देखिए मैडम, सही एज बताइए। सही एज नहीं बताइएगा, जो सुई देंगे उसका जो ml है और वो गड़बड़ हो गया तो रिएक्शन कर जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, फिर 31 कर लीजिए। तो बोला कि 31 दे कि मैडम हम फिर से एक बार आपको पूछ लेते हैं, ठीक से आप सोच लीजिए, 31 है ना लास्ट? ओके ठीक। नहीं क्या, कितना साइड इफेक्ट होगा? बोले नहीं मतलब जान तक जा सकता है। बोले 35 कर लीजिए लास्ट। तो बोले कि ठीक से सोचिए मैडम, देखिए अभी हम सुई लगा रहे हैं। बोला अब तो चाहे आप हम मर ही जाए, 35 के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, अब चाहे जो हो जाए। तो महिलाएं वजन को और उम्र को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहती है। ऐसे ही हमारे एक और दोस्त, एक और कहानी छोटी सी याद आ गई, उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो सबसे पहले कि जब हम वजन मापते किससे है, तो आप जानते होंगे एक वेइंग मशीन बोल के चीज होता है, जिसपे आप जिम उम भी जाते हैं तो उस पर आप वजन मापते हैं ना, वेइंग मशीन बोलते हैं उसको, नहीं जो वेट मापने वाली मशीन होती है। अरे ऐसे करके वो मशीन बना रहता है और उसका आगे में एक ठो, आजकल तो डिजिटल वाला आ गया है, नहीं तो पहले एक ठो ऐसा वाला हुआ करता था जहां पे ऐसे एक ठो गोल रहता था डॉक्टर उक्टर के पास, और उसमें ऐसा मीटर लगा रहता था, इधर से उधर वो मीटर होके चलता था। याद आ रहा है कुछ? जिसमें वजन मापते थे। तो ये वेइंग मशीन में हम लोग वजन मापते हैं। वेइंग मशीन क्या करता है? ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जैसे आप कोई चीज का एफबीडी बनाए, तो ये एफबीडी है, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, तो आपका वेट कितना होगा ये डिपेंड करेगा। अगर आप रुके हुए हैं तो नॉर्मल ही ना एमजी के बराबर है। तो ये जो नॉर्मल है, वेइंग मशीन इसी को मेजर करता है। अब आप इस नॉर्मल के साथ जितना छेड़छाड़ कर लीजिए, दिखाएंगे कैसे छेड़छाड़ होता है। तो एक हमारी महिला मित्र थी, कुछ दिन पुरानी बात है, महिला मित्र। तो वो महिला मित्र के साथ हम कभी जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, तो भाई जब कोई महिला मित्र होती हैं तो उसके साथ आदमी एकांत वाली जगह खोजता है बातचीत करने के लिए कि कुछ बातचीत किया जाए। तो हमने भी ऐसे एक एकांत जगह ढूंढा। तो हम ये पार्क, जैसे पार्क लोग जाता है, एकांत मतलब जहां पर आप इत्मीनान से बात कर सके बैठकर। तो पार्क में तो अब वो ऐसा माहौल रह नहीं गया कि आप वहां जाइएगा बात करिएगा। तो अभी जमशेदपुर में अब वो माहौल हुआ है। जहां हम बीटेक किए वहां पर बहुत पहले ही इस तरह का माहौल हो गया था। क्या हुआ, एक बार हमारी नई नई शादी हुई तो हमारी वाइफ को घर में नहीं बोलता है, अरे खाली पढ़ाता रहता है, ले जाओ कभी घुमाने के लिए। तो जमशेदपुर में कोई कहेगा घुमाने ले जाओ तो जुबली पार्क। तो हम ले गए उसको जुबली पार्क। हम क्या जाने कि जुबली पार्क इतना बदल गया, मैं क्या समझ पाया जुबली पार्क कितना बदला। वो तो उस दिन साक्षात्कार हुआ तो पता लगा कि जुबली पार्क बदल चुका है। नहीं तो हम लोग तो यही जानते थे जुबली पार्क मतलब पिकनिक स्पॉट। भाई बचपन में जब गए थे मम्मी पापा के साथ तो जुबली पार्क मतलब पिकनिक स्पॉट होता था कि भाई गए, चादर उधर मम्मी बिछाई, जो घर से सब लोग लाया, खाया पिया, घर आया, खेले बैडमिंटन, आ गए। यही मेरे मन में जुबली पार्क की कल्पना पहले थी। लेकिन वाइफ को जब हम लेकर गए, हमको लगता है शाम के 3:30-4 बजे का ही समय रहा होगा। लेकिन जो नजारा देखे, तब वाइफ को हम लेकर जा रहे हैं तो इधर जैसे इधर से बढ़े तो कोई उस पेड़ के पीछे, तो किसी इस पेड़ के पीछे, तो उस, मेरी वाइफ कही कहां ले आए आप हमको जी?
हम कह रहे यार पहले तो ठीक था साला, पता नहीं 5-6 साल 10 साल में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, तब वो घूमने लायक नहीं रह गया। तो जुबली पार्क अभी ऐसा, और अब तो खैर जुबली पार्क कहां चला गया है, तो अलग लेवल पर चला गया है। तब तो जुबली पार्क के मतलब रोड के बगल से भी जाइएगा तो देखिएगा एगो मोटरसाइकिल है तो बगल में एगो स्कूटी है, एगो मोटरसाइकिल है तो बगल में एगो स्कूटी है, अपने समझ जाइए। तो वैसे ही वहां पर भी भुवनेश्वर में हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां पर भी पार्क का यही हालात उधर भी था। तो हम क्या चला स्टेशन चलते हैं, स्टेशन शांति का जगह, यही ना बीच में बोलेगा टिंग डिंग डोंग, गाड़ी संख्या फलाना फलाना, ये दो बीच में थोड़ा बोलेगा, बाद में तो चुप ही रहेगा, वेटिंग रूम में है। तो जब ही उधर जा रहे थे तो आप लोग भली वाला मशीन देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, एक तो मशीन लगा रहता था, उसमें ना एगो सिक्का डालिएगा और चढ़िएगा तो उसमें से एक तो आपका वजन निकलेगा, पीछे लिखा रहेगा कि आज का दिन आपका कैसा, नहीं राशिफल लिखा रहेगा। तो हमारी जो महिला मित्र थी वो भी कह रही चलो मिश्रा उसको प्रणव चलिए उस पर चलते हैं, बैठते देखते हैं। तो अब वो उस पर खड़ी हो गई, पुरानी बात है। अब उसके ऊपर अरे तुम कहानी सुनो, अरे जरूरी नहीं कि कहानी सही ही हो, हम कई बार पढ़ाने के लिए भी कुछ कहानी बना लेते हैं, हर कहानी सही नहीं हो, क्योंकि वीडियो मेरी वाइफ भी देखती है। तो उसको वो जो आपका पैनल था उसके ऊपर उचर गए, तो उसको तो ज्ञान नहीं था क्योंकि थोड़ी मंद थी, कमजोर थी विद्यार्थी, लेकिन हमको तो अच्छे से पता था कि वेइंग मशीन मेजर्स व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे वो चढ़ी ना उसके ऊपर, हमने अपना एक पांव डाल दिया, एक पांव डाले उसका वजन आ गया 98। अब जैसे ही निकला बोला नहीं यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कि क्या गड़बड़ दिखाओ कितना है, तो उल्टा भी की तो 89 ही बन पाया बेचारी का। तो कह रही यार ये कुछ गड़बड़ है यार, लास्ट टाइम तो 72-60 के आसपास था, ये इतना नहीं बढ़ सकता, मैं ठीक है थोड़ी मोटी हो गई हूँ लेकिन इतना तो नहीं बढ़ा होगा कि 98 हो गया। कितना खा रही है यार तुम। और फिर हमने कहा नहीं एक बार और, फिर 5 का सिक्का डाले, फिर की तो इस बार डाले को थोड़ा और कस के मारे, तब 100 पार हो गया। हम बोले यार कुछ तुम्हारा गड़बड़ है, तुम ऐसा करो बैग हटाओ, जूता खोलो, ऐसा सब खुलवा दिए। जब ये सब खोली तो थोड़ा हल्के प्रेस किए तो 78 था, देखा बैग में क्या लेके चल रहे। ऐसे करके करीब हम लोग 20-25 मिनट इसी तरह से टाइम पार किए, लेकिन लास्ट में उसका एक्चुअल वजन 62-63 के आसपास था उसका वजन आया। तो इससे अब वो बेचारी बार बार कहे कि भाई क्या ही मेरा वजन ऐसे बढ़ जा रहा है, तो उसको ये क्या ज्ञान नहीं हो रहा था कि हम उसका नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। आप जैसे एक पांव दीजिएगा नॉर्मल कांटेक्ट हुआ तो नॉर्मल बढ़ गया, और वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। अब आइए लिफ्ट के अंदर, अब एपरेंट वेट इनसाइड अ लिफ्ट, अब आप कहां प्रेजेंट है, लिफ्ट के अंदर। जब आप लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट रहिएगा तो वहां पर भी आदमी का वेट बढ़ता घटता रहता है, डिपेंडिंग कि लिफ्ट किस तरह से मूव कर रहा है। गॉट इट। तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि लिफ्ट वैसे मूव करे कि मेरा वजन कम दिखे, और स्नेहा पंडा चाहेगी कि हम वैसे तरफ से लिफ्ट में अपना वजन मेजर करें जहां पर लिफ्ट थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ के दिखे। या आयन कैसे चाहेगा कि आयन क्या, आप तीनों ही ऐसे चाहेंगे कि मेरा वजन कुछ बढ़ के दिखे। क्या सब सिंगल पीस हो तुम लोग? कितना है? 68 हो तुम, हड्डी ज्यादा मजबूत है इसका मतलब। तुम आयन तुम तो 40 हो गए, ज्यादा हो तो मजाक कर दिया। तो आप इस बात को लिखिए, वेइंग मशीन, तो जो कहानी सुना उससे क्या सीख मिला कि वेइंग मशीन यार वो कह रहा साला क्या सीख मिला, कह रहा पार्क में नहीं जाना चाहिए, बेहुदा कहेगा। वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, ये मिला इससे सीख, साला कह रहा पार्क में नहीं जाना चाहिए, बेहुदा कहेगा। वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, तो इससे हमें यह ज्ञान हुआ कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन को। तो लिख लिए इस बात को, वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, एंड this normal reaction measured by the weighing machine, and this normal reaction measured by the weighing machine is equal to apparent weight of a person, is equal to the apparent weight of a person। तो आपने जो यहां शब्द का प्रयोग किया है apparent weight, ये apparent weight क्या है, the weight measured by the weighing machine that is normal reaction के बराबर is called as apparent weight। क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है?
वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन को, और उसी नॉर्मल रिएक्शन को क्या कहते हैं? एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन कहते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप आइए केस नंबर 1 में, लिखिए केस 1, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट किस पे हो? रेस्ट पर हो। तो क्या होगा? तो पहले लिफ्ट का, ये लिफ्ट बना, ये हमारा लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर ये हमारा वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पर खड़े आप, ये वेइंग मशीन पर आप खड़े हैं। हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो वेइंग मशीन है ये क्या मेजर कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा? इस आदमी का सबसे पहले एफबीडी बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एफबीडी बनाना होगा। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में क्या होगा? ऊपर नॉर्मल, नीचे मान लीजिए इस आदमी का वजन मास इनटू ग्रेविटी, तो ये इसका क्या हो गया? वेट हो गया। तो चूंकि ये क्या है? एट रेस्ट है। ये क्या लिखा है? लिफ्ट किस पर है? एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट पर है, तो आप क्या इक्वेशन लिखिएगा? आप इक्वेशन लिखिएगा नॉर्मल माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट चूंकि बॉडी रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो नॉर्मल माइनस वेट के जगह पर मैं mg लिख दूं, ये किसके बराबर? 0 के बराबर, और नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया? mg आ गया। यानी जब लिफ्ट रेस्ट पर होगा, जब लिफ्ट किस पर होगा? रेस्ट पर होगा, तो आपका वजन किसके बराबर होगा? आपका वजन एक्चुअल वजन के बराबर ही आएगा। तो आप उसके नीचे ये सब लिखने के बाद एक लाइन लिख लें, यहां तक लिख लिए, इसके नीचे एक लाइन लिखिए, द एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन, द एपरेंट वेट of a person when the lift is at rest, the apparent weight of a person when the lift is at rest is same as the actual weight of a person, is same as the actual weight of a person. कोई डाउट? is same as the actual weight of a person. ठीक, बढ़े आगे, चलें केस 2 की ओर। अब देखिए केस 2 क्या है? केस 2, राइट, केस 2, when the lift is moving, when the lift is moving, when the lift is moving with uniform velocity, uniform velocity, uniform velocity, वापस से देख लेते हैं, ऊपर चले कि नीचे चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अभी भी एक्सीलरेशन क्या है? 0 ही है। तो ये वही वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन पर आप इस प्रकार से खड़े हैं, और अब ये ऊपर या नीचे मैं मानता हूं कि चलिए ऊपर ही जा रहा होगा। अब आप इसका क्या बनाइएगा? एफबीडी बनाइएगा। एफबीडी बनाइएगा तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा? वेट, जो कि किसके बराबर होगा? मास इनटू ग्रेविटी के। तो यहां पे एज लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स अगेन एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर। एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके बराबर? 0 के बराबर। तो नॉर्मल माइनस वेट के जगह पर मैं क्या लिख देता हूं? mg, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू अगेन किसके बराबर आ गया? mg के बराबर। यानी जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो भी जो आदमी का वजन है वो भी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, व्हेन द मशीन इज मूविंग अप और डाउन, व्हेन द लिफ्ट, ये क्या बोला? when a machine, when the lift is moving up or down with uniform velocity, the apparent weight of the person is same as, the apparent weight of a person is same as the actual weight,
the actual weight. The apparent weight of a person is same as the actual weight. अब आइए केस 3 के ऊपर. When the lift is moving up with acceleration, when the lift is moving with acceleration, acceleration a, अब क्या होगा, वापस से ये लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पर आप एफबीडी बनाएंगे. ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट जो कि mg के बराबर, और इस बार एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर है. तो अब आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, नॉर्मल माइनस वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड नॉर्मल इज इक्वल टू, पहले नॉर्मल माइनस मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू ma. नॉर्मल इज इक्वल टू ma प्लस mg, दैट इज नॉर्मल इज इक्वल टू mg में आप कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. और जैसे ही वेट में आप कुछ ऐड कर दिए तो आपका वजन क्या होगा, बढ़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा. क्यों, क्योंकि आपने वेट में क्या कर दिया, ma ऐड कर दिया. यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो आपका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. क्यों बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, और वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन. तो आपका वजन बढ़ जाएगा. यानी अगर आपको अपना वजन बढ़ाकर दिखाना है तो क्या करना चाहिए, ऊपर जाता हुआ लिफ्ट पर वेइंग मशीन डाल के अपना वजन दिखा दीजिए, भाई मेरा वजन इतना बढ़ा हुआ है. और जिसको घटाकर दिखाना है तो हम अपना नीचे दिखाएंगे अभी थोड़ा देर में, जहां पे कम करके दिखाएंगे कि अगर 98 है तो कम से कम 82-83 आए. 10-12 किलो अगर नहीं कम हुआ तो फिर क्या खेला हुआ, नहीं, उतना मिनिमम एडजस्ट करना हुआ. हम हैं, हेमा जी हैं, हम लोग अपना थोड़ा इधर हर्षिता जी हैं, सब हम लोग थोड़ा डिक्रीज करके दिखाएंगे. और कुछ लोग हैं जो अपना इंक्रीज कराना चाहता है, और कुछ लोग ठीक है मेंटेन है पूरा है. कौन है, जैसे प्रीशा है, ये बचिया है, क्या नाम है बाबू, अंजलि है, साइसा तो सुपर मॉडल है, स्लिम ट्रिम स्पोर्ट्स वुमेन. हमको तो कई बार इसका ड्रेसिंग सेंस से लगता है कि पूरा स्पोर्ट्स वुमेन है. नहीं देखते हैं, जीन्स पैंट शर्ट एकदम. तो लिख दिए, अब तो बात बहुत करते. लिखिए एज द नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन द वेट, माने mg. देख रहे हैं ना, यहां पे mg में कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. अब देखिए क्या ऐड हो रहा है, देखिए मान लीजिए मास, मैं अपना ही कहता हूं, मानिए कि 100 किलो पकड़ लीजिए, मैंने पकड़ क्लोज टू 100 है तो 100 पकड़िए. 100 इंटू एक्सीलरेशन मान लीजिए 2 मीटर से भी, 2 मीटर प्रति सेकंड से भी जा रहा होगा, तो कितना हो गया, 200 न्यूटन. आप पहले से कितना न्यूटन थे, 1000 न्यूटन. 1000 में 200 न्यूटन, माने लगभग आपका 20 किलो के आसपास बढ़ा दिया, 120 कर दिया आपका वजन. 100 थे तो 120 कर दिया, नहीं कर दिया. यही मान लीजिए इसका उल्टा, अभी लिफ्ट को नीचे लेके आएंगे, इसका उल्टा होगा, वहां पे माइनस हो जाएगा. माइनस होगा तो क्या होगा, आप थे 100 के, लेकिन रीडिंग कितना आया, 80 का. हम बोले थे ना आपको कि कुछ ऐसा स्कीम लग गया कि 20 किलो के आसपास कुछ कम हो जाए. बस नीचे जाते लिफ्ट पर बैठ जाना है, और जिसको वजन दिखाना है उसको दिखा दीजिए नीचे जाते लिफ्ट पर. ऊपर जाते लिफ्ट पर जिसको बढ़ाना है, और नीचे जाते लिफ्ट पर जिसको घटाना है. क्या है हेमा जी, हम लोग को कहां जाना है, नीचे जाना है. देखिए हेमा जी और हम एक जैसे, हम लोग नीचे जाएंगे, आप लोग कहां जाइएगा, ऊपर. हर्षिता जी भी नीचे, लेकिन ये तो जानने योग्य भी है नहीं, तो आप वहीं पर बैठिए जहां बैठे हुए हैं. लिखिए, तो ये लिख लीजिए, राइट. एज द नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन mg, as the normal reaction is greater than mg, which implies the apparent weight of a person is greater than
actual weight. This implies the apparent weight of a person is greater than actual weight. Case 4. What is case 4? Case 4 is when the lift is moving down with acceleration a. एक्सीलरेशन से अब आप कहां जा रहे हैं? नीचे की ओर जा रहे हैं. ये वही लिफ्ट है जिस पर बार बार हम लोग बैठ रहे हैं. और अब ये आपका आ गया वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पर आप यहां पर ऐसे खड़े हैं. अब आप इसका क्या बनाइएगा? एफबीडी बनाइएगा. ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट जो कि किसके बराबर होगा? मास इनटू ग्रेविटी के. और नीचे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? ए के बराबर. तो अब आप इसका लिखिएगा इक्वेशन. तो क्या लिखेंगे? mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. क्योंकि नीचे अगर है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया. अब नॉर्मल लिखना होगा तो नॉर्मल को एक तरफ रख दीजिए और इसको एक तरफ ले आइए. तो क्या लिखेंगे? mg माइनस ma. यानी आपने वेट में से क्या घटा दिया? कुछ एक क्वांटिटी माइनस कर दी. और जैसे ही वेट में से कुछ क्वांटिटी आप क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा. आपका जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा. देख रहे हैं ना, इसमें वेट में से हम कोई क्वांटिटी क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं. कितना घटा रहे हैं? तो आपके वजन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट के बराबर. उतना जब आप घटा दीजिएगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया. द मोमेंट नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ आपको हल्कापन फील होगा. नॉर्मल रिएक्शन कम होगा माने हल्कापन फील होगा. आपके नीचे वो जमीन खिसक रही है उसका मतलब है नहीं. नॉर्मल कम हो गया माने हल्कापन फील होगा ना, वेटलेसनेस. तो ये वेटलेसनेस हो गया. एक तरह से आपको ग्रेविटी से कम एक्सीलरेशन फील हो रहा है और आपका वजन जो हो जाएगा नॉर्मल वजन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो लिखिए as the normal reaction is smaller than weight of a person, therefore the apparent weight is less than the actual weight of a the apparent weight is less than the actual weight of the person. Case 5. अब केस 5 में क्या होगा? मान लीजिए कि जो रस्सी है माने जिस तार पे लिफ्ट लटकल है वो टूट गया. कई बार होता है ना, सुने होंगे कि जो मैकेनिकल लिफ्ट है उसका रस्सी टूट गया, आदमी नीचे गिर रहा, मर, ऐसे कोई सुनते हैं. देखिए when the lift falls freely, when the lift falls freely, जब लिफ्ट कैसा फॉल करेगा? फ्रीली फॉल करेगा. अरे जब लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगा तो तुम भी फॉल कर जाओगे. अगर कभी ऐसा अनुभूति हो कि लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो जो लास्ट इच्छा एकाध भगवान से मांगने की मांग लेना, क्योंकि वो आखिरी इच्छा होगी जो तुम मांग पाओगे. दोबारा और मांगना नहीं होगा. 7 तल्ला 8 तल्ला बिल्डिंग है, वहां के अगर टॉप फ्लोर से आ रहे हो तब तो कंफर्म फ्लाइट टिकट है, सीधे ऊपर जाओगे. हाँ, सीधे ऊपर, बीच में नो स्टॉपेज. व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली मतलब क्या कह रहा है? लिफ्ट जो है यही वो लिफ्ट है. अब इस बार ये मान लीजिए आपका वेइंग मशीन है और इस पर आप हैं. अब इसमें आपको नहीं डाल रहे हैं, इसको डाल रहे हैं वो बच्चा लोग को, नहीं वो आदमी को जो हम लोग का दुश्मन है. क्या इसमें आप लोग को क्यों डालेंगे? मर जाएगा बेचारा. आप लोग नहीं, वो नहीं, वो बच्चा नहीं, वो आदमी को जो आप लोग का दुश्मन हो. हाँ क्या लिफ्ट में क्यों लेके जा रहे दुश्मन को? वजन मापने के लिए, ताकि वो ज्यादा कम हो सके. आपको पढ़ाया जा रहा है कि कभी अगर वजन बढ़ाना हो घटाना हो तो इधर जाइए. क्या कि जमीन पर रख के मापिएगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है. अरे सीधे बोल रहे लड़का, तुम साला, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे. बेटा अपने भी जाओगे, हमको भी ले जाओगे तुम तो यहां पे नॉर्मल लग गया और नीचे वेट अभी ग्रेविटी से जा रहा है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? mg माइनस नॉर्मल
इज इक्वल टू एम ए, लेकिन यहां पर ए किसके बराबर है? जी के बराबर। दैट इज नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। एम जी माइनस एम जी माने नॉर्मल कितना हो गया? 0। मतलब वेइंग मशीन कोई वजन मेजर नहीं करेगा। क्यों नहीं मेजर करेगा? क्योंकि जिस स्पीड माने जिस एक्सीलरेशन से वेइंग मशीन गिर रहा है उसी एक्सीलरेशन से तुम भी गिर रहे हो, उसी एक्सीलरेशन से लिफ्ट भी गिर रहा है। साले तीनों लोग एक ही स्पीड से गिर रहे हैं तो मापेगा क्या? मापने के लिए तो वेइंग मशीन पर तुम्हारा वजन पड़ना चाहिए ना, या तो वजन पड़वे नहीं करेगा क्योंकि तुम भी गिर रहे हो, लिफ्ट भी गिर रहा है, वेइंग मशीन भी, सब जी से गिर रहे हैं। हाँ, और इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। तुमको एकदम ऐसा फील हो जाएगा कि हम पूरा एकदम वजन है ही नहीं हमारे शरीर में, वो फूल की पत्तियों की तरह अपने आप को तुम सोच पाओगे, या जो बतख क्या कबूतर के पंख की तरह अपने आप को तुमको फील होगा। लेकिन ये आखिरी चीज है जो तुम फील कर पाओगे। हाँ, सीधे उड़ जाओगे ऊपर। तो इस केस में द अपरेंट वेट इज इक्वल टू 0। In this case, the apparent weight, the apparent weight is equal to 0। apparent weight किसके बराबर? 0 के बराबर। अच्छा, आप लोग इतना आश्चर्य हो रहे हैं ये सब कहानी सुन के कि आदमी का वजन घटता बढ़ता है। ये क्या आप लोग अपना डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं? अभी हम एग्जाम्पल देंगे ना तो आप लोग बोलेंगे हाँ यही तो हम लोग किए हैं सर, लेकिन अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो आपको पूछेंगे कि ऐसा कभी आप एक्सपीरियंस किए हैं? आप कहेगा नहीं सर कभी नहीं। वेरी गुड। जब हम लोग मेला में जाते हैं तो उसमें जब खास करके नाव पर चढ़िएगा और नाव पे एकदम आखिरी वाला बेंच पर बैठिएगा लास्ट में, और जब वो ऊपर जा रहा होगा तब तो आपका नॉर्मल वो बढ़ा देगा, लेकिन जब वो नीचे आ रहा होगा पेट में एक तो हलचल मचाता है। वो हलचल का मतलब ही है कि आप वेटलेसनेस फील कर रहे हैं। क्यों? आप उस पर बैठे हुए थे, इस ई नीचे चला गया तो आपका नॉर्मल कम हो गया। नॉर्मल कम हुआ तो आपको लगेगा कि हल्का हो गया, और वही जो हल्कापन है वो पेट में आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके एक अजब सी फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस, अगर चढ़े होंगे नाव पर तो ये फीलिंग आप जरूर फील कर पा रहे होंगे जो पेट में होता है अजीब सा। सेम बिजली झूला में भी ऊपर जाता है तब तो नहीं, लेकिन जैसे ही आधा क्रॉस करके वो नीचे आता है, वो भी जब फुल स्पीड में रहेगा, स्टार्टिंग का 2-3 राउंड में नहीं, फुल स्पीड में जब रहेगा, तब जब ऊपर जाके नीचे नीचे आते आते तक में तो आपका पूरा पेट का हवा बाहर हो जाएगा। वो जो पोजीशन है जहां पर आप भी नीचे आ रहे हैं ग्रेविटी से और वो भी नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के क्रम में वो तो ग्रेविटी उस पर भी एक्ट कर रही है, साथ साथ उसका एक अपना एसिलरेशन भी है। एसिलेशन की वजह से वो नीचे आ गया, आपका नॉर्मल रिड्यूस कर गया, नॉर्मल रिड्यूस किया तो आपका वजन हल्का हो गया। आपको ऐसा लगता है कि मेरा वजन हल्का हो गया, पर एक्चुअली हुआ नहीं। क्यों? ग्रेविटी। अल्टीमेटली आप देखिए जो भी केस है उसमें मास में कोई परिवर्तन नहीं है। आप किसकी परिवर्तन कर रहे हैं? ग्रेविटी में से एसिलरेशन घटा रहे हैं या फिर ग्रेविटी में एसिलरेशन जोड़ रहे हैं। तो जोड़ जितना से जोड़िएगा उतना से वजन बढ़ जाएगा, और जितना से घटाइएगा उतना से वजन घट जाएगा। और इसमें तो कोई खेला ही नहीं था, वजन का इसमें स्कीम नहीं है बेटा, तुम तो सीधे अब डायरेक्ट होने वाले हो कुछ देर में। बंजी जंकी में भी यही है, तो तुम्हारे रोप में तो उसमें टेंशन फोर्स है, जब तक तुम ऊपर से कूद के नीचे आए उतना देर ग्रेविटी, और जैसे ही तुम लास्ट पॉइंट पे पहुंचे रस्सी टाइट हो गया, ऊपर टेंशन नीचे ग्रेविटी, तुम रह गए। थोड़ा इंपल्सिव फोर्स है इसीलिए एक बार जंप करके फिर झूल के नीचे गिरना ही है। लास्ट केस 6। अब बोलेंगे सर अब क्या, तो आदमी मर गया, अभी भी आपका केस बचले है। एक केस और है, लिखिए। व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, कई बार ऐसा भी होता है लिफ्ट ज्यादा खराब हो गया। व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, और जी से ज्यादा ग्रेटर अगर एक्सीलरेशन से तुम आए, तो पहले वाले में तो मान लीजिए तुम जितना देर हवा में रहोगे उतना देर तो कुछ नहीं होगा, जब जमीन पर टकराओगे तबे मरोगे। इस केस में तब माथा ताथा पहले फूट चुका रहेगा तब तुम मरोगे। कैसे? तो उसको समझते हैं कि इस केस में क्या होगा। ये वेइंग मशीन
इस पर आप मतलब आपका कोई दुश्मन, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और ई लिफ्ट अब गिर रहा है ग्रेटर देन mg से, माने g डैश। व्हाट इज g डैश? g डैश इज ग्रेटर देन g। अब आप क्या लिखिए, इसका इक्वेशन लिखिए। तो क्या लिखिएगा? mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mg डैश। इसको इधर ले आइए, उसको इधर ले आइए। नॉर्मल इज इक्वल टू इधर mg माइनस mg डैश, यहां से आप m कॉमन ले लिए, g माइनस g डैश, यानी नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। आ रहा है, देखिए तो g डैश बड़ा है, और g डैश अगर बड़ा होगा g छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? नेगेटिव। नॉर्मल नेगेटिव होने का मतलब है वजन तो छोड़िए, अब लिफ्ट धीरे गिर रहा है, माने लिफ्ट तेजी से गिर रहा है और तुम धीरे गिर रहे हो, तुम जी से गिर रहे हो और लिफ्ट जी से ज्यादा से गिर रहा है ना। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जी, लिफ्ट तुमसे ज्यादा तेजी से गिर रहा है, तो तुम अभी यहां ऐसे गिर रहे हो, ई तुमसे ज्यादा तेजी से गिर रहा है, तो क्या होगा? माथा में टकराएगा, उसका जो ऊपर का पंखा तंखा है वो माथा में टकराएगा। तो नीचे गिरने से पहले एक बार मौत ऊपर ही हो गई होगी, दोबारा तब जब जमीन पे गिरोगे तब दोबारा मौत होगी। एक बार तो अभी कई बार ऐसा भी होता है कि 12 तल्ला 15 तल्ला 20 तल्ला है, तो वो उसका एक्सीलरेशन इतना बढ़ जाता है नीचे आते आते वक्त कि उसका एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जी हो गया। तो ऐसे सुनते ही हम, नोएडा में जो 30 तल्ला 40 तल्ला है उसका लिफ्ट फेल हुआ, आदमी मर गया। तो कैसे मरा? तो अगर जी से गिरेगा तब तो फिर भी रास्ता भर बचा रहेगा, लास्ट में मरेगा। इसमें तो माथा था फूट के तब गिरेगा और 100% गया। अब ब्रेन ट्रेन में एक बार ठीक से लग गया तब तो बेटा वो रास्ते में अनकॉन्शियस हुआ, हार्ट अटैक होकर लास्ट तक बचवे नहीं किया कि वो फील कर पाए कि लास्ट में क्या होता है। तो लिखिए, इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, if the lift moves downward with an acceleration greater than g, the person will experience negative reaction. The person will experience negative reaction, माने माथा में चोट लगना स्टार्ट हो जाएगा। In this case, the person's head will crash against the roof of the lift. In this case, the person's head will crash against the ceiling of the lift. इस केस में जो पर्सन का मुंडी है वो क्या चीज में टकराएगा? सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट का जो ऊपरला तल्ला है उसमें जाके उसका माथा टकरा जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जी से गिरेगा तो वेट उसका बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, कुछ नहीं होगा। एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा, घटेगा, बराबर होगा। कई बार ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। डन। इसके बाद हेडिंग डालिए कनेक्टेड मोशन। हेडिंग डालिए कंस्ट्रेन्ड मोशन या कनेक्टेड मोशन। राइट, कनेक्टेड मोशन ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, लगे हाथ तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। कनेक्टेड मोशन ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसलिए खत्म हो जाएगा अगले 5-10 मिनट में। लगे हाथ तो इसको खत्म करेंगे, फिर अगली क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ओर जाएंगे। अब देखिए, ये एटवुड मशीन के बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस तरह का एक मशीन होता है जिसपे इस तरफ एक वेट लटका हुआ होता है और एक वेट जो है वो इस तरफ लटका हुआ होता है। अब रस्सी सेम तो टेंशन सेम, इधर टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, नीचे। अच्छा, इसका एफबीडी बनाते हैं तो इसका एफबीडी। अच्छा, अभी मैं मान रहा हूं इसका मास है कैपिटल एम, छोड़िए, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, और मैं बोल रहा हूं कि चलिए इधर ही आ रहा है ये एक्सीलरेशन से, तो ये कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। डन। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ रहता है? तो यहां पे दिया हुआ रहता है सिर्फ एम और एम, ये आपको दिया रहेगा। टेंशन और एक्सीलरेशन आप खुद से मानते हैं, ये दिया नहीं रहता है। क्या दिया रहेगा? दोनों बॉडी का सिर्फ
मास दिया रहेगा और आपको टेंशन और एसिलेशन ही पता करना है। तो ऐसे सवाल में क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एसेलरेशन, ये आपको सवाल देगा। अब इस सवाल का क्या करना है, तो दोनों बॉडी का आप क्या कीजिए, एफबीडी बना लीजिए। इसी दिन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एफबीडी बनाना सीखा था। और ये बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया। कोई दिक्कत है तो पूछिए, इस वाले में कोई दिक्कत। मैंने इस तरफ का लिखा है स्मॉल एम का, तो क्या लिखा, चूंकि एसिलेशन ऊपर है तो टेंशन बड़ा एम जी छोटा, टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। बड़े आगे हैं। अब जब आप स्मॉल ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, जो सॉरी बड़ा वाला ऑब्जेक्ट था उसका मास m, ऊपर टेंशन T, नीचे मास इनटू ग्रेविटी, और ये कहां सरक रहा था, नीचे सरक रहा था। इसको क्या लिखते, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू वॉट, ma। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन है, टेंशन और एसिलरेशन में एक इक्वेशन, टेंशन और एसिलरेशन में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व। आप क्या करेंगे, यहां का टेंशन का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिए। टेंशन इज इक्वल टू आया क्या, एम ए प्लस एम जी के बराबर, इसको आप यहां पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, एम जी माइनस एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। बड़ा एम को एक तरफ, छोटा एम को एक तरफ कर दीजिए। एम जी मेरे को एसेलरेशन चाहिए, नहीं बड़ा छोटा नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, आप खोल दीजिए इसको, एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए के बराबर। ए को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ ले आइए। एम ए प्लस एम ए इसको उधर कर दिए, बाकी तो इसको एज इट इज यहीं छोड़ दे रहे हैं। यहां से आप क्या कीजिए, ए को कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, ए जब कॉमन लीजिएगा क्या आएगा, m प्लस स्मॉल m, और यहां से भी कैपिटल M कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, अरे यहां से g कॉमन ले लीजिएगा, क्या आएगा, m माइनस स्मॉल m। यहां से जब आप a निकालिएगा, a निकल के आएगा, ऊपर आएगा m माइनस m डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा m प्लस m होल इनटू g, एंड दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ एसेलरेशन। यही क्या होगा, वैल्यू ऑफ एसेलरेशन होगा। कोई दिक्कत, लेकिन आपको तो खाली एसेलरेशन नहीं पता करना था, आपको तो एसेलरेशन के साथ साथ क्या पता करना था, आपको एसेलरेशन के साथ साथ टेंशन भी पता करना था। तो टेंशन का वैल्यू आप वहां लिखे हैं, क्या लिखे हैं, T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। यही काम हम लोग करते हैं उसी एक्सप्रेशन में जो आपने लिखा था, T इज इक्वल टू क्या लिखे थे, एम ए प्लस एम जी। इसमें आप a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू क्या आया, m माइनस एम होल डिवाइडेड बाई m प्लस एम इंटू जी प्लस स्मॉल एम जी। कोई दिक्कत है तो पूछिए। टेंशन इज इक्वल टू, क्या पूरे में से मैं ये एम जी कॉमन ले लूं, देखिए m इंटू जी कॉमन ले लें, क्या बचेगा, देखिए m माइनस एम डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस 1 बचा। देखिए कोई डाउट है तो पूछिए। अब टेंशन इज इक्वल टू एम जी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, m प्लस m, ऊपर तो क्या आ गया, m माइनस m है, प्लस क्या आ जाएगा, m प्लस m। अब देखिए ये माइनस m और प्लस m कट गया, टेंशन इज इक्वल टू आ गया। ध्यान से देखिए, ये 2m हो जाएगा, तो क्या आ गया, देखिए ट्वाइस ऑफ टेंशन इज इक्वल टू, एक लाइन और यहीं लिख देते हैं, फिर अगले पेज पर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। यह आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m, और फाइनली टेंशन जो है वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m g इन डिवाइडेड बाई m प्लस m, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, टेंशन का आ गया। डन, हाँ कोई डाउट है इसमें कहीं पे,
मेरे ख्याल डाउट का कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि सिंपल है, हम लोग तो बस वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और डेरिवेशन है छोटा सा। तो आपको क्या याद रखना है, ये दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं। कौन कौन से? एक ये टेंशन का और दूसरा एसिलेशन का। दूसरा एसिलेशन क्या आया था? m माइनस एम बाई एम प्लस एम इंटू जी। ये दो एक्सप्रेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आएगा। कब आएगा? जब कौन सा मशीन का सवाल आएगा? एटवुड मशीन का सवाल आएगा। जैसे इसी बगल में एक सवाल देता हूं, आप लगे हाथ तो उसको सॉल्व कीजिए, इसी फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा। अब ये मान लीजिए इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एटवुड मशीन, यहां पर एक 3 किलो का मास है और यहां पर एक 5 किलो का मास है। आपसे कह रहा फाइंड टेंशन एंड एसेलरेशन। आप क्या करेंगे? एसेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 इंटू जी के बराबर, यानी 2/8 जी के बराबर, यानी g/4 के बराबर आ गया। देखिए तो 5 माइनस 3/5 प्लस 3 इंटू जी, वैल्यू पुट किए, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8 और 2/4 यानी g/4। कोई दिक्कत? और टेंशन क्या आएगा? T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू जी बाई 5 प्लस 3। सॉल्व कीजिएगा तो 15 दूना 30, 30/8 तो 15g/4 आ रहा है, 15g/4 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जानने से क्या हो गया? सेकेंड भर में आंसर आ गया। नहीं होता तो आपको बाकायदा क्या करना पड़ता? एफबीडी बनाना पड़ता, फिर उसकी इक्वेशन लिखनी होती, फिर आप उसको सॉल्व करते, आंसर तब भी यही आता। बोलिए तो करके दिखा दूं, वो इससे भी वही आएगा। तो डेरिवेशन बस, लेकिन याद रखें लगेगा कब? ओनली फॉर एटवुड मशीन में ही लगेगा, सब जगह नहीं। जहां था कहीं भी दुनिया में टेंशन देखे, टेंशन का फॉर्मूला यही लगा दे। ये डबल ब्लॉक सिस्टम में ही ये फॉर्मूला काम करता है और आपके सिलेबस में बस यही वाला है। आपके सिलेबस में और कोई दूसरा पैटर्न नहीं है। फिर भी अगली क्लास में कुछ इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करवा दूंगा और अगली ही क्लास में फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑलमोस्ट चैप्टर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, खत्म होने वाला है चैप्टर। तो ये अभी आपका दो रह गया, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लैमीज थ्योरम, यहां से आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या बच जाएगा? फ्रिक्शन, जो कि ऑलरेडी हम थोड़ा सा पढ़ाए हैं, उसको और डिटेल में पढ़ाना है। और एक उसी फ्रिक्शन का एप्लीकेशन है बेंडिंग ऑफ रोड या बैंकिंग ऑफ रोड। आप देखे होंगे कभी एनएच वगैरह पर जाते होंगे तो रोड सब ऐसा ऐसा भी दिखता होगा, ऐसा टेढ़ा सीधा बना देता है, ऐसा क्यों बनाता है? तो उसको पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।